हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एनसीईआरटी एंजॉय में आपका स्वागत है। और यहाँ पे 9th से लेके 12th तक के बच्चों को साइंस पढ़ाया जाता है और ख़ासकर 11th 12th के बच्चों को बायोलॉजी पोर्शन ही पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे जो है मतलब आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो ज़रूरतमंद बच्चे हों उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो हमने कल के लेक्चर में जो है केवल विषय सूची के बारे में बात की थी और वहाँ पे ये बताया था कि क्या क्या हमारे बुक में दिया गया है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो वहाँ पे जो है सबसे पहले चैप्टर हम जो कोशिका जीवन की इकाई है उसके बारे में जो है पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोशिका चैप्टर जो है एक आधार की तरह है। जैसे कि एक बॉडी का निर्माण कोशिका से मिलके बना होता है, बायोलॉजी कोई भी जीव हो कोशिका से मिलके बना होता है। तो हम लोग को सर्वप्रथम कोशिका के बारे में ही जानना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर काफ़ी लगा, जिसके बारे में जानना ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा बेहतर लगा। तो हम लोगों ने ये अध्याय जो है पहले उठाया। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसके बारे में देखिए हम लोग को इस चैप्टर में टॉपिक क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और उसके बाद जो है फिर हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, फिर उसके बाद सेल वॉल, फिर जो है यहाँ पे यूकैरियोटिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉय के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लाइसोसोम और रिक्तिका के बारे में काफ़ी डिटेल बात करेंगे। ये जो है मतलब चैनल बोर्ड और नीट वन शॉट रिवीजन के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, ये बताना ज़रूरी है कि आप लोग जो है पहले एनसीईआरटी पढ़ के आए। मैंने पहले भी बताया था जाते जाते नेक्स्ट लेक्चर में और उसके बाद जो है अगले लेक्चर में। और यहाँ पे जो है फिर भी एक बार बताना चाहती हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी लेकर बैठे, एक बार पढ़ के आए और कॉपी पेन अपने साथ में लेकर आए। और हाँ, जो टॉपिक आपको न समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको ज़रूर आपकी परेशानियों को सॉल्व किया जाएगा। और जो है यहाँ पे ये चैप्टर, जो भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे वो ख़त्म होने के बाद जो है एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी जो भी हैं सारे डिस्कस किए जाएंगे लास्ट में। और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो पूरा डिटेल में आपको दोबारा समझाया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और फिर उसके बाद देखिए हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद लवक, जिसे हम लोग प्लास्टिड कहते हैं, उसके बारे में भी पढ़ना है। फिर हम लोग को राइबोसोम, कोशिका कंकाल, जिसे हम लोग साइटोपंजर कहते हैं, उसके बारे में भी पढ़ना है। फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, तारक का है सेंट्रोसोम। और उसके बाद पर ऑक्सीसोम और उसके बाद ग्लाइऑक्सीसोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। ये टॉपिक आप लोग ज़रूर अपनी कॉपी में सबसे पहले ही लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग को एक के बाद एक टॉपिक याद रहे कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का न्यूक्लियर केंद्रिका, जिसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक। और उसके बाद हम लोग को गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बारे में बात करनी है, ठीक। तो सबसे पहले टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आपको सबसे पहले बताया जा रहा है, यहाँ पे देखते हैं साइटोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी, इसके बारे में बात करते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ अंडरलाइन करते चलूँगी जैसे, तो उसको वो मेन पॉइंट है, काफ़ी उसको याद रखने की कोशिश करिएगा। तो देखिए साइटोलॉजी ये जो है कोशिका व कोशिकांगों का अध्ययन है। कोशिका मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी हूँ, ठीक है, क्योंकि कोशिका का प्रयोग
बहुत बार होगा, तो इसलिए मैंने इसको एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है। ठीक, कोशिकांगों का अध्ययन होता है। और उसके बाद सेल बायोलॉजी में क्या होता है? सेल बायोलॉजी में कोशिका व कोशिका विभाजन का अध्ययन होता है। ठीक, कोशिका और ये कोशिका विभाजन यानी कोशिका कैसे एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होती है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक, और कोशिका व कोशिकांगों में देखिए, ये जो कोशिका है इसके अंदर जो भी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम और यहाँ पे जो है ये केंद्रक, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कोशिका की खोज के बारे में हम लोग जानते हैं कि कोशिका की खोज कैसे हुई। अब यहाँ पे देखिए जो रॉबर्ट हुक हैं, एक वैज्ञानिक हैं, ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में जो है कोशिका की खोज की थी, और वो कोशिका जो है मृत काक कोशिका थी। ठीक है, मृत कोशिका थी, वो जीवित कोशिका नहीं थी, कार्क कोशिका। और इन्होंने सबसे पहले कोशिका को जो है प्रकोष्ठ कहा था। उसके बाद जो है ये रॉबर्ट हुक उसको सेलुला शब्द दिए। और यहाँ पे कोशिका का अर्थ क्या होता है कि एक कमरा। ठीक है, लैटिन भाषा में उसका अर्थ यही होता है कि एक कमरा। तो ये मृतकार कोशिका जो पादप कोशिका थी, जैसे आप लोग देखे होंगे कि इस तरह पहले बोतलों में भर के संदेश भेजा जाता था, समुद्रों में ऐसे बोतल डाल दिया जाता था। तो यहाँ पे एक लकड़ी की संरचना होती थी जो पानी पाते ही वो फूल जाती थी, जिससे पानी अंदर नहीं जा पाता था। यहाँ पे कोई चिट्ठी वगैरह संदेश डाल के मतलब डाल दिया जाता था। ठीक, तो उसके बाद इसी की एक कोशिका उठाए उन्होंने, छोटा सा टुकड़ा, और उसे स्वनिर्मित, ये जो रॉबर्ट हुक थे वो उनके द्वारा खोजी गई एक अपनी सूक्ष्मदर्शी थी, उसके द्वारा देखे तो ये जो है मृत कोशिका दिखाई, जो उसकी केवल सेल वॉल बची थी, कोशिका भित्ति ही बची थी। जो ऐसे कई कोशिका भित्ति बची हुई थी, तो उसको डिटेल में देखने पे ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से संरचना जो है देखने को मिलती है। ठीक, और उसके बाद जो है यहाँ पे, ठीक, अब जीवित कोशिका की खोज किसने की उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब तक तो मृत कोशिका, ये सन और ये वैज्ञानिक जो है जरूर आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जीवित कोशिका की खोज किसने की उसके बारे में जानते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन लुएनहॉक, एंटोन वॉन लुएनहॉक ने किया था, ये वैज्ञानिक का नाम है। और इन्होंने तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले पादप कोशिका को देखा था, लेकिन एंटोनी वॉन ने जीवित कोशिका जैसे आरबीसी जो ब्लड सेल है और बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शुक्राणु की खोज की थी। ठीक है, शुक्राणु जो स्पर्म होता है, मेल में पाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद इन्होंने खोज की ये 2 वैज्ञानिक। फिर उसके बाद आया कोशिका सिद्धांत। ठीक है, कोशिका सिद्धांत कि एक कोशिका क्या होती है उसको डिफाइन करने के लिए, परिभाषा देने के लिए 2 वैज्ञानिक आए। ठीक, तो पहले वैज्ञानिक जो है स्लीडन थे, जो इन्होंने अपने, ये जर्मन के रहने वाले थे। ठीक, और इन्होंने क्या दिया था परिभाषा कि 1838 में पादप कोशिका से पादप निर्मित होता है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि जंतु कोशिका से पादप कोशिका नहीं बन सकता है। ठीक, अगर पादप कोशिका रहेगा तभी एक नए पौधे का निर्माण होगा। ठीक, और उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक थे स्वान, और इन्होंने 1839 में अपना वो जो मत प्रस्तुत किया था, और ये जो है ब्राज़ील के थे। ठीक, और इन्होंने ये बताया था कि पादप में सबसे बाहरी परत जो होती है वो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति। ठीक है, और उसके बाद जो जंतु में बाहरी परत पाई जाती है उसे हम लोग झिल्ली कहते हैं, वो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली। ठीक, लेकिन ये दोनों तो अपने जो है प्रस्तुत किए थे मत, लेकिन इनकी कमियां क्या हैं, इनकी क्यों नहीं इनके जो है परिभाषा को इतना मान्यता प्राप्त हुआ, तो इनमें एक कमी थी। इन्होंने ये नहीं बता पाया था कि सबसे पहले कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई। कोशिका की उत्पत्ति को इन्होंने नहीं समझा पाया कि आखिर सबसे पहले इस धरती पे एक कोशिका आई तो आई कहाँ से, इसके बारे में ये लोगों ने नहीं बता पाया। ठीक है, तो इसलिए इनका जो सिद्धांत है वो
उतना मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अब इसी सिद्धांत में थोड़ा बहुत रूपांतरण यानी परिवर्तन करके एक नया जो है परिभाषा दिया गया, वो जो है एक नए वैज्ञानिक के द्वारा परिभाषा दिया गया जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चोव। इन्होंने अपना सिद्धांत जो है 1855 में दिया था, ठीक। और इन्होंने सबसे मेन पॉइंट एक बात कहा था, तो क्या कहा था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो इसका अर्थ क्या होता है ओमनी सेलुला ई सेलुला? इसका अर्थ होता है कि एक कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका, पूर्ववर्ती मतलब जो पहले निर्मित कोशिका थी उसी से निर्मित होती है, बाकी ये कहीं से नहीं आती है, ठीक है। ओके, और इसीलिए इन सिद्धांत को काफ़ी मान्यता मिली और उसके बाद इनका काम यहीं तक था। फिर उसके बाद एक पॉइंट है आप लोगों को जो बताना ज़रूरी लग रहा है, जैसे जीवन से जीवन बनता है, ये सबसे पहले किसने बताया था? लुईस पास्चर ने बताया था, ठीक। लुईस पास्चर ने कहा था कि एक जीवन से ही दूसरे जीव का निर्माण होता है, जीवन का, ठीक। अब उसके बाद कोशिका सिद्धांत की धारणा क्या थी, ठीक है। तो इसमें बताया गया था कि कोशिका शरीर या जीवन की संरचनात्मक, ये पॉइंट याद रखिएगा, संरचनात्मक व यहाँ पे वह क्रियात्मक मूलभूत इकाई है जो आवश्यक है, ठीक है ना, जिससे ये कोशिका एक छोटे छोटे संरचनाओं बनाती है। ये खुद में कोशिका एक संरचना है, ठीक है, और कई संरचनाओं से मिलकर बॉडी बनाती है। कुछ एक कोशिकीय भी जीव होते हैं, ठीक। और क्रियात्मक इन्हीं कोशिकाओं द्वारा जो कार्य होते हैं संपन्न होते हैं, जैसे प्रोटीन का पचना, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन से जो भी होता है एक कोशिका में क्रियाकलाप जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तो ये सब क्रियात्मक इकाई हैं, ठीक। ये नहीं कि एक कोशिका है तो शून्य पड़ी हुई है, इसका कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। हर कोशिका का अपने आप में एक कोई ना कोई कार्य है, ठीक। तो इसीलिए कहा गया है कि कोशिका जो है शरीर या जीवन की जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई है, ठीक। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे बताया क्या गया था कि जीव शरीर कोशिका वो उसके उत्पाद से मिलकर बना होता है, ठीक। अब उसके बाद ये चीज़ किसने कहा था? स्वान ने कहा था, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए कोशिका के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे जीवाणुभोजी, ये रहा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, जीवाणुभोजी। उसके बाद प्रियन जो है संक्रमित प्रोटीन है, उसका स्ट्रक्चर ये है, देखिए डिजीजेस प्रियन है, ये नॉर्मल, ये यानी रोग कारक जो रोगों को फैलाता है, ये जो है प्रियन है, ठीक। उसके बाद वायरस भी आप लोग देखे होंगे, जैसे कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर तो आप लोग काफ़ी बार देखे होंगे, ठीक। और ये सभी ऑल ऑफ दिस जो है सभी जो हैं कोशिका के अपवाद हैं, क्योंकि ये पूर्णतः कोशिकाएं नहीं हैं जो एक कोशिका में गुण देखना चाहिए। केवल ये देखिए यहाँ पे प्रोटीन ही क्या केवल हो सकती है, कोशिका नहीं हो सकती है। और वायरस भी वैसे भी ये कोशिका नहीं है, क्योंकि जब ये ज़मीन में पड़ा रहता है तो मरा रहता है, लेकिन किसी जीव के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है वो जीवित हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए वायरस को जो है सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया है, जो सजीवों को भी जोड़ता है और निर्जीवों को, उसके बीच का ये प्राणी है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ कोशिका और उसके आकार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोशिका जैसे आरबीसी की है, ये द्विअवतली होती है। जैसे आप लोग आरबीसी की स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुछ अगर जो इसको लंबवत रखते हैं तो इस प्रकार से दिखाई होती है, बीच में चपटी होती है, बाहर थोड़ी उभरी हुई होती है, ठीक। यहाँ बीच में थोड़ा चपटा होता है, तो इसी को द्विअवतली कहते हैं, ठीक। दोनों ओर से ये यहाँ पे पचका हुआ रहता है। और यहाँ पे WBC अमीबी आकार की, यानी अमीबी आकार की, इसका कोई आकार निश्चित नहीं रहता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार के पाए जाएगी। फिर उसके बाद
तंत्रिका ये लंबी व शाखित होती है। इस तंत्रिका कोशिका की ये जैसे एक तंत्रिका कोशिका है, ठीक, ये लंबी, यहाँ से कुछ शाखाएं निकली रहेंगी, लंबी व शाखित होती है। और उसके बाद स्तंभाकार भी मतलब कुछ कोशिकाएं होती हैं, ये भी जो है लंबी व संकरित होती हैं। फिर उसके बाद वाहिकाएं ये दीर्घित होती हैं। जैसे दीर्घित का मतलब ये देखिए कुछ इस तरह संरचना पाई जाती है, ठीक। और उसके बाद ये देखिए मीजोफिल पर्ण मध्योतक ये जो है मतलब पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक। ये गोल आकार व अंडाकार का होता है। और उसके बाद ये देखिए रंध्र क्या होता है, किन्नी के आकार का होता है, ठीक, कुछ इस तरह। अगर जो रंध्र खुला हुआ है तो कुछ इस प्रकार से पाया जाएगा एक पत्ते में, और अगर जो बंद है तो ये जो है द्विडंबल के समान पाया जाता है, ये बंद है, ठीक, डंबलाकार। और देखिए किडनी का डाइकोट प्लांट्स में पाया जाता है, द्विबीजपत्री। और डंबलाकार जो है मोनोकाट यानी जैसे एक बीजपत्री, जैसे एग्जाम्पल के लिए घास वगैरह में पाया जाता है, ठीक। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं ये जीव कोशिका और उसकी साइज, ठीक है। एक कोशिका जैसे वायरस का आकार कितना बड़ा होता है, 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक का होता है। और यहाँ पे देखिए पीपीएलओ जो ये आपका संक्रमित प्रोटीन है, यहाँ पे, ठीक। तो ये जो है 0 से लेकर 0.1 माइक्रोमीटर तक का होता है, 0.1 माइक्रोमीटर का इसका आकार होता है। और यहाँ पे माइकोप्लाज्मा ये 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। ये सबसे छोटी व भित्ति रहित जो है कोशिका है, ठीक। और यहाँ पे बैक्टीरिया की बात की आ जाए, जीवाणु की, इसका आकार जो है 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक का होता है, ठीक। और आरबीसी, ठीक, जो रेड ब्लड सेल है, उसका आकार जो है 7 माइक्रोमीटर तक का होता है। और ये देखिए यूकैरियोटिक कोशिका, ये चीज़ हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार जो है 10 माइक्रोमीटर तक का होता है। और यहाँ धरती पे सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात करते हैं तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं। इसके अंडे का मतलब जो सेल है वो पूरा वो जो है 15 माइक्रोमीटर से भी बड़ी है, ठीक है, 15 माइक्रोमीटर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव, ठीक, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक कोशिका जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव वाले इनमें स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी ये स्वतंत्र रूप से कहीं भी रह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक, ये स्वतंत्र रह सकते हैं। और इसमें श्रम विभाजन अनुपस्थित होता है। श्रम विभाजन यानी जैसे अमीबा में देख लीजिए, ये इसका जैसे ये कूटपाद है, अब इस कूटपाद के द्वारा ये चलेगा भी और खाना भी खाएगा और यहाँ से उत्सर्जन भी करेगा, यानी इसका कोई एक ही अंग सब कार्य भी कर सकता है, इसका जैसा इच्छा रहेगा, ठीक है। ये नहीं है कि इसके पास केवल पैर है तो पैर द्वारा केवल चलेगा ही, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये पैर द्वारा भोजन पकड़ भी सकता है, खा भी सकता है, और पैर द्वारा ये भोजन निकाल भी सकता है, और पैर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा भी सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इसमें श्रम विभाजन अनुपस्थित होता है, ठीक। और बहुकोशिकीय जीवों में देखिए यहाँ श्रम विभाजन होगा। श्रम विभाजन होगा का मतलब जैसे हमारे हाथ क्या होते हैं, खाना खाने के लिए होते हैं और थोड़े बहुत काम करने के लिए होते हैं। हम लोग हाथ से चल फिर नहीं सकते, लेकिन इसके लिए पैर हैं चलने फिरने के लिए। तो इस प्रकार से अब देखिए हार्ट
जैसे जो अंग है इसका है जो रक्त परिसंचरण करवाना, ठीक है, उसकी पंपिंग करना, शुद्ध रक्त को पहुंचाना और जो है अशुद्ध रक्त को शुद्ध करना, ठीक। फेफड़े का काम क्या है, मतलब वहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो है काम होता है श्वसन प्रक्रिया में। और किडनी का काम क्या है, उसका भी जो है मतलब उत्सर्जी अंगों के रूप में वो कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमारे अलग अलग अंगों का जो है काम जो है बटा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए जो है पोरीफेरा से लेकर कार्डेटा व कवक तक, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। और एक कोश के जीव में जैसे मोनेरा से लेके प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ, अपवाद एक ईस्ट भी है क्योंकि ये भी एक कोश की है, ये कवक में आता, फंजाई में, ठीक। इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग अब पादप कोशिका व जंतु कोशिका के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक, इसमें क्या अंतर है। उसके बाद आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे, ये लास्ट टॉपिक है। और यहाँ पे देखिए पादप कोशिका जो है मतलब संग्रहित भोजन स्टार्च होता है। इसमें जो पादपों में जो भोजन होता है वो किस रूप में संग्रहित रहता है, वो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। और जंतुओं में जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, स्टोर होता है। और इसमें देखिए पादप कोशिका में सेंट्रियोल निम्न पादपों में उपस्थित तो होता है लेकिन उच्च पादपों में अनुपस्थित वो होता है, मतलब नहीं होता है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जंतु कोशिका में सेंट्रियोल उपस्थित होता है, परंतु इसके भी कुछ अपवाद हैं। तंत्रिका कोशिका व अंड कोशिका, मतलब जो फीमेल में पाए जाते हैं अंडाणु, उसमें नहीं होता है, ठीक, सेंट्रियोल। ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी जो बताने लायक थी। हालांकि पादप और जंतु कोशिका में अंतर तो काफ़ी आप लोग 9th 10th 11th से सुनते आ रहे होंगे, तो यहाँ इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे जो है केवल जो मेन पॉइंट था ये दोनों, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और फिर जाते जाते दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जाते जाते लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।